स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको आपका हिंदी सब्जेक्ट करवा रही हूँ। हिंदी सब्जेक्ट में अपना जो टॉपिक है, अपना जो प्रकरण है वो कौन सा चल रहा है, उच्चारण। तो मैंने आपको पहले उच्चारण का क्या अर्थ करवाया था, उसका महत्व करवा दिया है कि उच्चारण के दोष कारण वो क्या होते हैं वो करवाया था, कि उनमें भेद करवाया था, प्रकार करवाए थे। अब मैं आज आपको करवा रही हूँ उच्चारण के दोष। क्या है आज आपका जो टॉपिक है उसमें आपके पहले नंबर पे तो आ जाते हैं दोष। उच्चारण के क्या दोष हैं? तो पहला दोष आपका है कि जो भी आप बोलते हो, अपने जीवा द्वारा जो भी बोलते हो उसको क्या करते हो, दबाकर बोलते हो। जो भी उच्चारण कर रहे हो उसमें क्या करते हैं, जब किसी बच्चे को कोई शब्द उच्चारण या वर्ण व्यंजन का बोलने का आ नहीं होता, जैसे आ हो गया, खा हो गया, इसलिए चीजें नहीं बोलनी आती, तो वो क्या करता है, उस चीज को क्या करता है, अपने मुंह में क्या करता है, दबा के बोलता है। किसी चीज को क्या करना है, दबाकर वर्ण को बोलते हो तो उसको क्या करते हो, या वर्णों को मुख में ही काट देते हो। तो पहला दोष तो ये हो गया आपका कि जो भी आप बोलते हो उसको क्या करते हो, जीभ को दबाकर बोलना, जीभ दबाना, जीभ को दबाना। और उसमें क्या आता है, आप जीभ दबाकर उच्चारण करना, जीभ दबाकर उच्चारण करना। और वर्णों को, जो आपके वर्ण है, वर्ण जैसे कहते हैं, वर्णों को मुख में काट देना, मुख में काट देना, वर्णों को मुख में काट देना। वर्णों को क्या करना है, आपको मुख में काट देते हो तो भी क्या हो जाता है, उच्चारण में दोष हो जाता है। किसी शब्द को बोलने में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा है, आप वर्णों को जल्दी जल्दी बोलते हो, वर्णों को, दूसरा दोष है वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना। दूसरा दोष आपका है कि जो आप बोलते हो उसमें जो वर्णों का उपयोग करते हो उसको क्या करते हो, जल्दी जल्दी बोल देते हो। अब आपका तीसरा दोष आ गया इसमें। तीसरा दोष आपका कौन सा है कि वर्णों को मुंह से फेंक कर बोलना, वर्णों को मुंह से फेंक कर बोलना, वर्णों को मुंह से फेंक कर बोलना। तो ये आपका तीसरा दोष हो गया। अब आपका चौथा है कि रुक रुक कर बोलना। कई बच्चों की आदत होती है कि वो हकलाते हैं किसी कारण से, तो वो क्या करते हैं, जब शब्द को रुक रुक के बोलते हैं तो भी बोलने में, उनके उच्चारण में क्या आ जाती है, दोष उत्पन्न हो जाता है। रुक रुक कर बोलना, रुक रुक कर बोलना, ये आपका कौन सा कितना दोष हो गया, चौथा दोष हो गया। पांचवा दोष होता है जब आपका किसी चीज को गा गा कर बोलते हो, गा गा कर बोलना, ये आपका आगे पांचवा दोष हो गया, गा गा कर बोलना। ठीक है, अब आगे आपका छठा दोष कौन सा हो जाता है, गद गद, यानी कि खुश होकर। ऐसे की बच्चों की आदत होती है कि बिना काम के हंसने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, जब आप गद गद होकर बोल देते हो, गद गद कर बोलना, गद गद कर बोलना। तो ये आपका छठा दोष हो गया कि गद गद कर आप बोलते हो, यानी कि खुश होकर बोलते हो। और आपका आगे दीनता के अक्षर एवं वर्णों के बीच में ये ग्रसित करके बोलना, वर्णों और व्यंजन, इसको अक्षरों एवं वर्णों, अक्षरों एवं वर्णों, अक्षरों एवं वर्ण, वर्ण जैसे आ ई हो गया, इसको क्या करना है, को बीच में ही ग्रसित करके बोलना, कि इन दोनों को आपस में मिक्स करके बोल देते हैं, ग्रसित करके बोलना। तो ये क्या आपके हो गए दोष। कितने दोष हो गए, 7 दोष। पहला तो आप क्या करते हो, जीभ दबाकर उच्चारण वर्णों को क्या करते हो, मुख
में ही काट देते हो। दूसरा दोष आ जाता है कि वर्णों को जल्दी जल्दी बोल देते हो। तीसरा आ जाता है वर्णों को मुंह से फेंक कर बोलते हो। चौथा दोष आ गया रुक रुक कर बोलना। और पांचवा आपका आ गया गा गा कर बोलना। और छठा आ गया गद गद कर होकर, यानी कि खुश होकर बोलना। और अक्षरों एवं वर्णों को बीच में ही, यानी दोनों को मिक्स करके बोलना, उनको बीच में ही आप क्या कर दोगे, ग्रसित। अब आपके हैं कुछ उच्चारण के कुछ नियम, यानी कि हम अपने उच्चारण में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नियम हैं। तो उसमें जो आपका पहला नियम है उसमें क्या है कि जो हम उच्चारण की दृष्टि में उसको 5 वर्गों में, हमारी जो हिंदी भाषा है उसको 5 वर्गों में क्या करा है, बांटा गया है। और जो हमारा जैसे इसमें जैसे कैक है, घेड़ है, रैद में क्या होता है कि अणय, अणय इसके अंदर अपने यानी कि नाक से आवाज आनी चाहिए। तो इसमें जो अपना 5वां अक्षर है जो बोलते हैं उसमें जैसे कैक है, घेड़ है, न, तो यानी कि अपने नाक से उस चीज की आवाज आनी चाहिए। तो ये क्या है अपना पहला इसमें अनियम है कि जो हमारा जो भी उच्चारण करते हैं इसको उच्चारण की दृष्टि से हमारे जो वर्ण है या व्यंजन है, जो हमारे व्यंजन है उनको 5 वर्ण इसमें बांटा गया। तो जो हमारा 5वां अक्षर आता है उसमें क्या अपने नासिक यानी कि अपने नाक से आवाज आनी चाहिए। जैसे ये तो ड़ हो गया, अड़ को जब बोलते तो नाक से आवाज आनी चाहिए। तो इसमें तो ये आपका पहला हो गया इसमें नियम। दूसरा नियम है कि जैसे आपका य, र, ल, व, तो ये हमारे जो अक्षर हैं इसमें क्या होता है य, र, ल, व, तो इसमें क्या है आधे स्वर आ रहे हैं और आधे व्यंजन आ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया किसमें, उच्चारण में। पहला नियम है कि हमारा जो हमारी बोलने का तरीका है इसमें जो 5वां व्यंजन है उसमें किसको, उसमें नाक में बोलना है। दूसरा नियम आपका जैसे है य, र, ल, व, तो इसमें क्या है आधे स्वर आ जाते हैं, आधे व्यंजन आ जाते हैं। तो ये आपका उसका कौन सा नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। अब इसमें आपका जो तीसरा नियम है, जैसे कि आप बोलते हो कि श को हिंदी के रूप में क्या किया गया है, श हो गया, श को हिंदी के रूप में, या एक तो हो गया आपका श वर्षा वाला श हो गया, ठीक है, दूसरा आपका शलगम वाला श हो गया। तो इसको क्या करते हैं कई बार बच्चे इन दोनों को क्या करते हैं आपस में ही मिक्स में पढ़ देते हैं, जैसे कि न को ख के रूप में, जैसे वर्षा, वर्षा हो गया उदाहरण के लिए, और विशेष हो गया। तो इसमें क्या करते हैं कई बार बच्चे इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, इस वाले जगह पे इस श का यूज कर देते हैं, या इस की जगह पे इस वाले श का यूज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं दोनों को। तो इसमें क्या होता है कि जो आप इसमें पढ़ रहे हो, इसमें जो श या दोनों, जैसे श को हिंदी में श के रूप में पढ़ा जाता है, न की ख को ख के रूप में, जैसे वर्षा, विशेष आदि, षट आदि का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम है जैसे ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं ज्ञा, ज्ञा बोल देते हैं। ज्ञा को, ज्ञानी वाले ज्ञा को ज्ञा पढ़ा जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है ज्ञान, मनोविज्ञान आदि। तो ये जैसे ज्ञा बोलते हैं तो ये आप हमारा क्या हो जाता है, इसको गलत माना जाता है। तो इसको ज्ञा बोलोगे, ज्ञा को क्या बोलोगे ज्ञान, मनोविज्ञान, विज्ञान, बल्कि इसको ऐसे नहीं बोलो ज्ञान, 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 आ की आवाज नहीं होनी चाहिए इसमें, ज्ञान की आवाज नहीं, ज्ञान, ज्ञान, मनोविज्ञान। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया, ये आपका हो गया आगे चौथा नियम। तो इसमें पांचवें आपका जो 5वें नंबर में नियम है उसमें क्या है कि रे, जैसे ऋषि वाला रे होता है ना, उसको आप री नहीं बोल सकते हो। जैसे ऋतु में तो ये वाला आ जाता है, तो ये वाली री का यूज न करके इसका उपयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाता है ऋतु आ जाता है। री को इस वाला री को री नहीं बोलना, ऋतु, तो ये वाली चीज आ जाती है इसमें। तो आगे इसमें जैसे है कि अक्रांत 3 शब्द वाले अक्षर हैं, जो हमारे अक्रांत 4 शब्द वाले या 3 शब्द वाले, 4 शब्द वाले, जैसे अक्रांत वर्ण हलंत नहीं, उच्चारित नहीं होता, जबकि इसको लिखते हैं कैसे, दल दल, अड़चन, दल दल, दल दल, अड़चन। तो ये हमारे वाले 3 नियम वाले शब्द हो गए। तो इसमें एकांत 4 वर्ण वाले शब्द हो गए, दलदल हो गया, अक्रांत 4 शब्द वाले अक्रांत वर्ण हो गए। उसके बाद अक्रांत 4 शब्द वाले, तीसरा अक्रांत हलंत, जैसे निर्बलता, निर्बलता, तो ये अक्रांत हो गया।
निर्बलता, दल दल, और ये आगे वाले में हो गया निर्बलता। निर्बलता के बाद सरलता, सरलता, ठीक है। निर्बलता हो गया, सरलता हो गया, तो ये एकांत, एकांत 4 शब्द वाले हो गए। उसके बाद जैसे एकांत 3 वाले, अंक्रांत 3 शब्द वाले, जैसे जनता, करना, डरना, डरना, ये 3 अक्रांत वाले हो गए। ये 4 अक्रांत वाले और ये 3 अक्रांत वाले हो गए। उसके बाद आपका जो आता है कि महाप्राण व्यंजन या महाप्राण व्यंजन, जिसको कि जोड़ देकर बोला जाता है। महाप्राण व्यंजन होगा महाप्राण व्यंजन, जिसको कि जोड़ देकर बोलना, जैसे या, है आदि अक्षरों से युक्त होता है। जैसे कलह, कलह पर किस पर जोर दिया जा रहा है? कलह, तो कलह में किस पे? कै पे, कलह, तो कलह पर जोर दिया जा रहा है जब किसी चीज को, उच्चारण को महाप्राण व्यंजन या है युक्त अक्षरों का उपयोग किया जाता है, जैसे कलह, तो इसमें इस नियम को लागू किया जाता है। उसके बाद आपका है कि संयुक्त व्यंजन पूर्ववर्ती अक्षरों के बलागा, बलागा जैसे कि सत्य हो गया, विकल्प हो गया, मिथ्या हो गया आदि। तो इसमें आपके जो नियम है वो टोटल आपको मैंने जो नियम करवाए हैं उसमें क्या है कि जो भी आपके 5वें हिंदी के जो 5वां व्यंजन है, जैसे ड़ हो गया, ण हो गया, मैं हो गया, तो इसमें किसकी आवाज आनी चाहिए? अपने नासिक की आवाज आनी चाहिए। तो दूसरा नियम आपका था कि जैसे र, ल, व, तो इसमें आधे क्या हो जाते हैं? अक्षर वर्ण हो जाते हैं और आधे क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको श शलगम वाला और श वर्षा और श शलगम वाला, तो इसमें क्या करते हैं, कई बार इन बच्चे इन चीजों को दोनों को वो आपस में मिक्स कर लेते हैं। इस वाले श की जगह इस वाले श को बोल देते हैं। जैसे वर्षा में तो इस श का प्रयोग हो रहा है, तो वर्षा हो गया, विशेष में इन दोनों का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको ज्ञानी वाला ज्ञा को बताया था, ज्ञान और मज्ञान, इसको ज्ञान ना बोलकर ज्ञा बोलना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको त्री को री ना बोलकर ऋतु वाला नियम करवाया था। उसके बाद मैंने आपको करवाया था कि इसमें जो आपके 4 अक्रांत वाले शब्दों के 4 अक्रांत वाले, जैसे दल, दल, अड़चन, तो इसमें 4 वर्ण, इनका अक्रांत वर्णों का उपयोग हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको 3 वाले करवाए थे, 3 वाले में अक्रांत वर्णों के, जैसे जनता, करना, डरना, तो 3 अक्रांत वाले हो गए। फिर उसमें आपको मैंने ये वाले करवाए थे 4 नियम वाले अक्रांत, 4 नियम वाले करवाए थे। इसमें आपको मैंने करवाया था जैसे कि हो गया निर्बलता, होगी सरलता आदि हो गए। उसके बाद मैंने आपको करवाया था महाप्राण व्यंजन होते जिसको कि जोड़ देकर बोला जाता है, जैसे कि है, तो किस पे जोड़ दिया जा रहा है? कल है, कै पे जोड़ दिया जा रहा है। तो इसके साथ मैंने आपको जो वर्ण, इसके साथ ही आपको क्या होनी चाहिए? हिंदी वर्णमाला की जानकारी भी होनी चाहिए, ये भी इस नियम के अंतर्गत आता है। और उसके बाद ध्वनि के उच्चारण के स्थान पर ज्ञान उच्चारण भी सीखने की आवश्यकता होती है कि जैसे हम ध्वनियां सीख रहे हैं उनका ज्ञान हो उसे, और हिंदी के ज्ञान की ध्वनियों के उच्चारण के स्थान पर हमें ज्ञान के उच्चारण की भी सीखने की भी आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ इसके उच्चारण के नियम करवाए थे। अब आपको मैं आगे इसमें क्या करवाऊंगी? उच्चारण के कारण कि किस कारण से उच्चारण में दोष आते हैं। अब आपका है कि उच्चारण जो कर रहे हो, बोल रहे हो, उस उच्चारण के अशुद्ध होने के क्या कारण है, किस कारण से जो आप बोलते हो उसकी क्या वजह है कि वो आपका उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। तो इसमें जो आपका पहले है ध्वनि लोपन, की किसी भी ध्वनि या किसी भी आवाज को आप क्या कर देते हो? खत्म कर देते हो, यानी कि ध्वनि का लोपन कर देते हो। इसमें क्या करते हो? ध्वनि का लोपन कर देते हो, ध्वनि का लोपन कर देना कि बोलते बोलते आप जैसे आपको या स्वर को या व्यंजन को क्या कर देते हो? उसका उसमें से शब्द में से उस चीज का लोप कर देते हो। तो पहला आपका क्या हो गया? शुद्ध होने का कारण हो गया ध्वनि का लोपन। दूसरा है ध्वनि में विकृति, इसमें आ जाता है ध्वनि में विकृति, ध्वनि के अंदर कर देते हो आप क्या कर देते हो? विकृति कर देते हो। विकृति कैसे होगी कि किसी भी ध्वनि को में अल्प उच्चारण या अति उच्चारण की आवश्यकता होती है, तो आप उसको क्या करते हो? उसमें विकृति उत्पन्न कर देती हो। कई शब्द होते हैं उसको जोर देके बोलना पड़ता है और कई शब्द होते हैं कि जो मध्य आवाज में बोलने पड़ते हैं। तो आप क्या करते हो? ध्वनि में बोलते टाइम क्या कर देते हो? उसमें लोप कर देते हो, ध्वनि में विकृति उत्पन्न कर देते हो। जैसे कि अति लोप हो गया, या उसको क्या करते हो? उस चीज को क्या करते हो? अल्प उच्चारण कर देते हो या अति उच्चारण कर देते हो।
तो ये आपका 2 नंबर हो गया, पहला में ध्वनि लोपन, दूसरा हो गया आपका ध्वनि विकृति। उसमें तीसरा आपका हो गया ध्वनि का सही ज्ञान न होना, कि ध्वनि का आपको क्या होता है, सही ज्ञान नहीं होता, ध्वनि का सही ज्ञान न होना, ध्वनि का सही ज्ञान न होना। तो इसमें क्या है कि जो आप बोल रहे हो उस चीज का आपको सही नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, ध्वनि का सही ज्ञान न होना। उसके बाद है उच्चारण के चौथा नंबर है आपका उच्चारण, जो बोलते हो आप उच्चारण के क्या करते हो, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना, उच्चारण के साधारण नियमों का, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना, कि जो आप बोल रहे हो उसके कुछ नियम होते हैं और उन साधारण नियमों का आपको ज्ञान नहीं होता, तो भी आप क्या करते हो, उच्चारण में उच्चारण करते हो तो उसको गलत बोल देते हो। उसके बाद है जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, हकलाते हैं और तुतलाते हैं, हकलाना व तुतलाना। ये क्या होता है कि कई बार बच्चे जन्म से ही ये विकृति उनके अंदर होती है, क्योंकि वो हकलाते हैं या रुक रुक के बोलते हैं या तुतलाते हैं। जैसे तुतलाते हैं उसकी जीभ, उस टाइम उनकी जो जीभ होती है वो सही तरीके से उस चीज का उच्चारण नहीं कर पाती। तो ये वाला भी एक क्या हो गया कि आपका जो अशुद्ध उच्चारण है उसका एक कारण हो गया, कि बच्चा जब हकलाता है या तुतलाता है तो भी क्या करता है, उच्चारण सही नहीं कर पाता। उसके बाद है दोषयुक्त श्रवण प्रक्रिया, दोषयुक्त, छठी आपकी है दोषयुक्त श्रवण प्रक्रिया, दोषयुक्त श्रवण प्रक्रिया, यानी कि आपने जो सुना है उसमें क्या है कि आपने जो भी चीज सुनी है उसको सही तरीके से या आपके कानों में सही आवाज उस चीज की नहीं पहुंची है, तो भी ये कारण हो जाता है कि आप उच्चारण गलत करते हो। तो ये क्या हुई आपकी दोषयुक्त श्रवण क्रिया। उसके बाद आपका आगे वाला है कि कुछ अन्य शारीरिक विकृतियां हो जाती हैं, कुछ अन्य शारीरिक विकृतियां, कुछ अन्य शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि शारीरिक विकृतियां होगी, बच्चे की ओष्ठ विकृति होगी, यानी कि उसके होंठ होते हैं उसमें किसी तरीके की विकृति, कहीं फट जाता है कईयों के, कई बार कईयों के तलुए से जुड़ी होती है, जीभ कोमल होती है, तालु का अभाव होता है और काल तत्व आदि से अभाव युक्त होते हैं, तो भी क्या हो जाते हैं, इसके उच्चारण में बोलने में हमारी दिक्कत आती है। तो मैंने आज इसमें आपको करवाया था कि उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण के जो कारण है वो टोटल कितने करवाए हैं, मैंने आपको 7 करवाए हैं। 7 जैसे पहला तो था इसमें कि आप किसी ध्वनि का क्या कर देते हो, लोप कर देते हो। उसके बाद जैसे कि आप ध्वनि में लोप उत्पन्न कर देते हो, कि जैसे फिर ध्वनि में एक कृति उत्पन्न करना, जैसे कि कई शब्द होते हैं कि उनको जोर दे के बोलना पड़ता है, कईयों को धीरे बोलना पड़ता है, तो उसमें क्या करते हो आप जल्दी जल्दी बोल देते हो, तो भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आप जो ध्वनि बोल रहे हो उसका क्या आपको सही ज्ञान नहीं होता उस चीज का। उसके बाद है उच्चारण के जो हमारे साधारण नियम है उनका ज्ञान नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि बच्चों की बचपन से होता है वो क्या करते हैं, हकलाते हैं तुतलाते हैं, तो उनकी भाषा का उच्चारण होता है जो वो सही तरीके से नहीं हो पाता। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि दोषयुक्त श्रवण प्रक्रिया, जैसे कि आपने जो सुना है उसमें क्या होता है, कई बार आपका उस चीज में ध्यान नहीं होता, बच्चे उस तरफ ध्यान नहीं देते, या आपका क्लास में ध्यान नहीं होता या कहीं और होता है, तो वो जब दोषयुक्त प्रक्रिया ध्वनि को सुनते हैं तो वो वैसा ही बोलते हैं, तो भी क्या होता है उच्चारण में विकार उत्पन्न होता है। उसके बाद कुछ शारीरिक दोष हो जाते हैं, जैसे कि अपने होठ संबंधी, ओष्ठ संबंधी होगी, उनकी विकृति होगी, तो उसके साथ ही कईयों का जो तालुआ होता है वो क्या होता है, कोमल होता है, तो अभाव में भी वो बच्चा क्या करता है, सही तरीके से नहीं बोल पाता। और कई बार क्या होता है कि दांतों में भी विकृति होती है, इस कारण से भी बच्चा उस चीज का सही उच्चारण नहीं कर। अब आपका है उच्चारण शुद्धि के उपाय। पहले तो था कि अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या है, किस कारण से अशुद्ध उच्चारण करते हैं बच्चे, फिर उसके कि हम उस उच्चारण को कैसे सुधार सके, तो उसमें मैंने आपको उपाय बता रही हूँ।
तो पहला उपाय है कि अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन। पहला है अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन। अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन, कि जो अध्यापक उच्चारण करवा रहा है बच्चे का, उसका क्या करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। कि जैसे कई बार होता है कि कठिन शब्द आ जाते हैं बच्चों को, वो नहीं बोल पाते, तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चे को उसमें उच्चारण में कठिनाई होती है तो उसका क्या करना चाहिए, नमूना पेश करना चाहिए, या कोई चीज वगैरह दिखाकर, कोई डायग्राम वगैरह दिखाकर उसको क्या करना चाहिए, या तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ डायग्राम, कोई चित्र बनाया जाए, या कोई उसको पोस्टर दिखाया जाए, या कोई अदरवाइज कोई उस हिसाब से बड़ी हुई चीज दिखाए कि बच्चे को जब देखे तो उसको उच्चारण में उसके क्या हुए, अशुद्धि नहीं हो पाए, वो सही तरीके से उस चीज को क्या करे, बोल पाए। तो ये ज्यादा से ज्यादा छोटी कक्षाओं में ऐसा करना पड़ता है। तो तभी क्या बच्चा होता है, जब छोटी कक्षाओं में बच्चे होते हैं तो उनको उसी टाइम उनका उच्चारण क्या करना चाहिए, शुद्ध करवाना चाहिए। नहीं तो वो क्या करते हैं, पूरी पढ़ाई के शिक्षा के दौरान उनका उच्चारण वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो इसमें क्या होता है, पहला अशुद्धि, जो शुद्धि करनी है उसका पहला उपाय है कि अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण का क्या करना चाहिए, उसको प्रदर्शन, किसी तरीके का नमूना आदि चित्र वगैरह दिखाकर उसके उच्चारण में क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। उसके बाद है उच्चारण स्थान का छात्रों को ज्ञान देना चाहिए। उच्चारण स्थान का ज्ञान छात्रों को देना चाहिए। कि उच्चारण स्थान ज्ञान को छात्रों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि वर्णों में उच्चारण के लिए चित्र, स्क्रिप्ट आदि क्या दिखाकर भी उसका उच्चारण में सुधार किया जा सकता है। जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं अनुनासिक, जैसे नाक से आवाज कौन सी निकलती है, गलगल से कौन सी निकलती है, जीभ से कौन सी आवाज निकलती है। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चे को उच्चारण के स्थानों पर क्या करते हैं, अगर चित्र वगैरह दिखाकर या स्क्रिप्ट का उपयोग करके दिखाते तो बच्चे के उच्चारण में क्या होता है, जल्दी सुधार आता है। उसके बाद तीसरा है टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। तीसरा है आपका टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। आपका तीसरा आ जाता है टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। तीसरा आपका है कि टेप रिकॉर्डर के माध्यम से जो भी आपको करवा रहे हो उसको, बच्चे को उसमें क्या करना चाहिए, टेप रिकॉर्डर का यूज करना चाहिए। कि आप टेप रिकॉर्डर के साथ साथ खुद भी बोल रहे हो और बच्चा साथ साथ में क्या करे, उस चीज का अभ्यास करे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। उसके बाद है रिकॉर्डर या लिंग्वा फोन या भाषाई प्रयोगशाला होती है। उसके बाद है भाषाई प्रयोगशाला या लिंग्वा फोन होते हैं। तो इसको भी बच्चे को क्या करना चाहिए, इसका भी उस चीज में उच्चारण में सहायता करवानी चाहिए। उसके बाद है वर्तनी तथा उच्चारण के मध्य समरूपता। वर्तनी, आगे पांचवा है वर्तनी तथा उच्चारण के मध्य समरूपता। वर्तनी तथा उच्चारण के मध्य क्या करनी चाहिए, समरूपता पैदा करनी चाहिए। कि उच्चारण तथा वर्तनी के जो कौशल है, स्किल है, दोनों के साथ साथ क्या, दोनों चीजों का साथ साथ में प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आपका है जी कि अध्यापक द्वारा नैदानिक परीक्षण। अध्यापक द्वारा नैदानिक परीक्षण। कि अध्यापक द्वारा नैदानिक परीक्षण
करना चाहिए कि अध्यापक को छात्रों द्वारा अशुद्ध उच्चारण किए जाने वाले शब्दों की जो अभ्यास मालाएं हैं वो तैयार करवा के उच्चारण में सुधार किया जा सकता है। तो इसमें मैंने आपको कि उच्चारण के कुछ नियम बताए कि आप किस तरीके से आप बच्चे का उच्चारण सुधार सकते हो। तो इसमें क्या है कि जो अध्यापक है द्वारा जो अशुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करना चाहिए कि अध्यापक जो भी बच्चे को सिखा रहा है उसके सामने क्या उस चीज का प्रदर्शन करके शुद्ध सारे शब्द बताए। उसके बाद है उच्चारण का स्थान क्या होना चाहिए, ज्ञान छात्रों को देना चाहिए, जैसे कि कौन सी जगह पे किस वर्ण या व्यंजन का उपयोग करना है। जैसे कुछ शब्द नैन नाक से बोले जाते हैं, नासिक बोले जाते हैं, मुख से बोले तालुए से बोले जाते हैं, स्वर व्यंजन आदि का ज्ञान कराना चाहिए। फिर टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बच्चों को इसके उच्चारण में शुद्धता लानी चाहिए कि बच्चा खुद भी बोल सुने भी साथ साथ में और साथ साथ में बोले। उसके बाद है भाषाई प्रयोगशाला में भी जाके बच्चे को सिखाना चाहिए। फिर वर्तनी तथा उच्चारण के मध्य समरूपता, दोनों चीजों में समरूपता लानी चाहिए कि उसके बोलने के साथ साथ लिखना चाहिए। अध्यापक द्वारा नैदानिक परीक्षण करवाना चाहिए। नैदानिक परीक्षण में जैसे हो गया कि अभ्यास मालाएं आदि तैयार करवानी चाहिए। तो मैंने आज आपको करवाया था कि उच्चारण के क्या दोष हैं, किस कारण से उच्चारण दोष आता है, फिर उसके क्या नियम है कि हम कैसे उन नियमों को सिखाकर बच्चों के उच्चारण में सुधार ला सकते हैं। फिर है अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है। कारण है कि ध्वनि का लोपन कर देते हो, ध्वनि में विकृति उत्पन्न कर देते हो, ध्वनि का सही ज्ञान नहीं होता बच्चों को, या उच्चारण के साथ साधारण नियमों का ज्ञान नहीं होता, हकलाना तुतलाना होता है। फिर छठा है दोष युक्त श्रवण प्रक्रिया होगी। और आगे है शारीरिक विकृतियां, कई बार ओष्ठ से संबंधित तलुए से संबंधित विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर मैंने आपको करवाया था कि जो उच्चारण है उसके शुद्धि के उपाय कि आप किस तरीके से उच्चारण को शुद्ध कर सकते हो। तो इसमें पहला है कि अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरा, उच्चारण का स्थान और ज्ञान छात्र को जो ज्ञान है छात्रों को देना चाहिए, उच्चारण के स्थान का ज्ञान। उसके बाद है टेप रिकॉर्डर के माध्यम से सुधार सकते हो, भाषाई प्रयोगशाला के माध्यम से, वर्तनी तथा उच्चारण के मध्य समरूपता होनी चाहिए, और अध्यापक द्वारा नैदानिक परीक्षण यानी कि जो भी अभ्यास मालाएं हैं उनको तैयार करके बच्चों के उच्चारण में शुद्धता लानी चाहिए। तो इसी के साथ आज की आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।